हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज से हम अपनी कंट्रोल सिस्टम पर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे। सो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर हमारे डिफरेंट लेक्चर्स जो हैं, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जो लेक्चर्स हैं उनको चैनल प्लेलिस्ट में जाकर सिक्वेंशियली देख सकते हैं, ताकि अगर किसी का कोई चैप्टर मिस हो गया तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर कंट्रोल सिस्टम की, तो मॉडर्न टाइम में कंट्रोल सिस्टम कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेली लाइफ में। चाहे आप अगर सिंपल एग्जांपल लें ब्रेड टोस्टर का पर डे जो आप यूज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स अगर एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते जाएं तो जैसे आपका मॉडर्न जो पावर प्लांट्स हैं उसमें हो, या एडवांस में अगर कुछ जाना चाहें तो आप जैसे सैटेलाइट लॉन्च करना है, या फिर किसी एनिमी के प्लेन को रडार पर ट्रैक करना हो, या फिर पावर प्लांट जनरेशन को रेगुलेट करना हो, ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके कंट्रोल सिस्टम में। और इसी के साथ साथ इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा यूज होता है, ऑटोमेशन वगैरह में। तो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स हैं कंट्रोल थ्योरी के वो एप्लीकेबल होते हैं आपके इंजीनियरिंग लाइफ में भी, एज वेल एज नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स में। दोनों फील्ड्स में आपके एप्लीकेबल हैं। तो कुछ टर्म्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि ये जब फर्दर यूज हो हमारे चैप्टर्स में तो आपके माइंड में एक आइडिया होना चाहिए कि इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहली जो हमारी टर्म है वो है सिस्टम। सिस्टम जनरली है क्या? आपका सिस्टम आप ये कह लें कि अरेंजमेंट है या कॉम्बिनेशन है काफी सारे फिजिकल कंपोनेंट्स का, जो इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि पूरी की पूरी जो यूनिट है उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है या एक ही पर्पज है जिसको मैं अटेन करना चाहते हैं। सिंपल वर्ड्स में कह लें कि कोई एक ऑब्जेक्टिव है और सारे फिजिकल कंपोनेंट्स मिलकर उसको अटेन करना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद है आउटपुट। आउटपुट क्या है कि जो भी एक्चुअल रिस्पॉन्स मिलता है आपको सिस्टम से उसको हम आउटपुट कहते हैं। इनपुट की बात करें तो कोई भी आप एक्सटर्नल सोर्स से जब कोई एक्साइटेशन अप्लाई करते हैं कंट्रोल सिस्टम के ऊपर ताकि कोई आउटपुट प्रोड्यूस हो सके तो उसको हम इनपुट कहते हैं। कंट्रोल ये सब एक्चुअली ये सेल्फ डिफाइंड टर्म्स हैं जो खुद ही आपको बता देंगे, लेकिन एक व्यू आपको होना चाहिए कि पर्टिकुलर वे में इनका मतलब क्या है। कंट्रोल क्या है? कंट्रोल का मतलब क्या है कि रेगुलेट करना या फिर डायरेक्ट करना या फिर कमांड करना किसी सिस्टम को, ताकि जो हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जो हमने प्री डिफाइंड किया हुआ है डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, उसको हम अटेन कर सकें या प्राप्त कर सकें। सो कंट्रोल का मतलब ये है। और कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया? कंट्रोल सिस्टम क्या हो गया कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट फिजिकल एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सच अ मैनर सो एज टू डायरेक्ट और कमांड इटसेल्फ टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव। यानी कि आप अगर सिस्टम को और कंट्रोल को, इन दोनों को मिला दें तो आपका कंट्रोल सिस्टम की एक डेफिनेशन क्रिएट हो जाती है कि काफी सारे अरेंजमेंट को या फिर फिजिकल एलिमेंट्स को इस तरीके से हमने कनेक्ट किया है या डायरेक्ट किया है ताकि हम एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें, वो कंट्रोल सिस्टम है आपका। तो ये कुछ जनरल डेफिनेशंस थी जो आपको जो समझनी जरूरी है। होप कि आपको समझ में आई होंगी। है ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक टर्म्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टर्म होती है इसमें कंट्रोल एक्शन। कंट्रोल एक्शन जनरली है क्या? कंट्रोल एक्शन आपकी वो क्वांटिटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। मतलब ये कंट्रोल एक्शन जो है इस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं ताकि आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हो सके। ये सिंपल आप इसको समझ लें। अब जो आपका कंट्रोल एक्शन है ये आपका जो आउटपुट है उस पर डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। मतलब जो कंट्रोल एक्शन है वो आउटपुट पे डिपेंड भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो उन्हीं के आधार पर कंट्रोल सिस्टम को हम दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपका ओपन लूप सिस्टम और एक और होता है क्लोज लूप सिस्टम। तो ओपन लूप सिस्टम की अगर हम बात करें तो ओपन लूप सिस्टम क्या होता है? वो सिस्टम जिसमें कंट्रोल एक्शंस जो हैं आपके, वो सिस्टम जिसमें कंट्रोल एक्शंस जो हैं आपके वो आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं है। मतलब आउटपुट पे कहीं भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो आपके ओपन लूप सिस्टम कहलाते हैं। जैसे कि अगर आप ये इस एग्जांपल में देखें तो सपोज कीजिए कि ये मेरा कंट्रोलर है और ये प्लांट है। अब कंट्रोलर क्या है इसको थोड़ा सा समझ लें। कंट्रोलर क्या है? जो प्रोड्यूस करता है कंट्रोल आउटपुट। किसके बेसिस पे? एरर सिग्नल के बेसिस पे या
आगे क्लियर होगा आपको क्लोज लूप सिस्टम में। अब आप ध्यान रखिए कंट्रोलर से कि कंट्रोल आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ये प्लांट क्या है, प्लांट कोई भी प्रोसेस है या मशीन है जिसकी जो क्वांटिटी है या फिर कंडीशन जो है वो कंट्रोल्ड होती है। ये आप थोड़ी सी इनके बारे में बेसिक बात समझ लें। तो अब इसको आप ओपन लूप सिस्टम में अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इनपुट रेफरेंस देता हूँ, इसको आप आरटी कह सकते हैं, और कंट्रोलर पर अप्लाई करता हूँ, जो जनरेट करेगा आपका एक्चुएटिंग सिग्नल। एक्चुएटिंग सिग्नल होगा आपका यूटी, और ये एक्चुएटिंग सिग्नल जो है ये आपका जाएगा प्लांट पे, और ये प्लांट क्या प्रोड्यूस करेगा आपका कंट्रोल्ड आउटपुट। कंट्रोल आउटपुट आपका सीटी से डिनोट करते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि रेफरेंस इनपुट या इनपुट आप आरटी से डिनोट करेंगे, और जो आउटपुट होगी या रिस्पॉन्स होगा वो आपका सीटी से डिनोट करेंगे। तो इसमें अगर आप देखें तो कंट्रोल एक्शन जो है उसका कोई भी लेना देना नहीं है आपके आउटपुट के साथ में, यानी कि आउटपुट में क्या कुछ वेरी हो रहा है उसको आप कोई भी फीडबैक सिस्टम इसमें कह लें कि कोई भी फीडबैक सिस्टम इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ताकि हम आउटपुट को वेरी कर सकें या आउटपुट को हम एक तरीके से मॉनिटर कर सकें, उसका कोई भी हमारे पास इसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है। तो ओपन लूप सिस्टम वो है जिसमें कंट्रोल एक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है आउटपुट पर। ये आप इसमें सिंपली टर्म समझ लें। और यहाँ पे इन दोनों तीनों चीजों को जो मैंने आपको बताई हैं कि जो आपका आउटपुट है उसको डिनोट करते हैं आरटी से, वो सीटी से, और इनपुट रेफरेंस आरटी, और यूटी जो है वो आपका एक्चुएटिंग सिग्नल है। ये सब आपको ध्यान में रखने हैं, ये फर्दर हमारे पूरे कंट्रोल सिस्टम में यूज होंगे। उसके बाद है आपका क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था जो कंट्रोल एक्शन जो होते हैं वो आपके आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो कंट्रोल एक्शंस होते हैं आपके वो आपके डिपेंडेंट होते हैं किस पर, आउटपुट पर। यानी कि किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल एक्शन जो है डिपेंडेंट होंगे आपके आउटपुट पर, उनको हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेफरेंस इनपुट आप प्रोवाइड कराएंगे। रेफरेंस इनपुट आपकी आरटी है, और जो एक्चुएटिंग सिग्नल है आपका, ठीक है, सो एक्चुएटिंग सिग्नल आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद आपका आ रहा है कंट्रोल एलिमेंट। कंट्रोल एलिमेंट यहाँ पर होगा क्या आपका, मैं आगे आपको समझाऊंगा। यहाँ आपका आ रहा है मैनिपुलेटेड वेरिएबल या मैनिपुलेटेड सिग्नल कह लें आप। उसके बाद प्लांट को जा रहा है, यहाँ तक आपका सेम था, और यहाँ से आपके आउटपुट मिल रही थी या फिर कंट्रोल वेरिएबल मिल रहे थे। उसमें और इसमें फर्क क्या है कि यहाँ पर आप देखें हमने एक फीडबैक एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है कि आउटपुट जो है वो मैं फीडबैक करा रहा हूँ इनपुट पर। तो ये क्या आ रहा है आपका, एक फीडबैक सिग्नल आ रहा है फीडबैक एलिमेंट के थ्रू। सो इस केस में क्या होता है, आपका फीडबैक सिग्नल या फिर फीडबैक एलिमेंट को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, इसीलिए इसको हम क्लोज लूप सिस्टम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताना चाहूंगा। ये आरटी है, मैंने आपको पहले बताया, रेफरेंस इनपुट है, और आपको पता है कंट्रोल आउटपुट या वेरिएबल क्या होता है आपका, सीटी होता है। अब जो फीडबैक सिग्नल होता है उसको डिनोट करते हैं हम बीटी से, ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सीटी ही आ रहा है, और ये यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एरर सिग्नल आपको मिलेगा, और एरर सिग्नल को आपके डिफाइन करते हैं हम ईटी से भी, और मैनिपुलेटेड सिग्नल को आपको पता है वो यूटी से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। सो जनरली इसमें आप इतना ही समझ लें कि जो कंट्रोल एक्शन है वो किसी ना किसी तरीके से आपके आउटपुट पर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। अब हम बात करेंगे फीडबैक के बारे में। तो फीडबैक क्या है, इसमें जो आपने यूज किया है, फीडबैक क्या है, जनरली कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है सिस्टम की जो कि आपकी अलाउ करती है कि हम आउटपुट को कंपेयर कर सकें रेफरेंस इनपुट के साथ में, ताकि हम एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शंस ले सकें। इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में हम कर क्या रहे हैं, जनरली जो आपकी आउटपुट आ रही है, ये आउटपुट जो आ रही है और ये इनपुट आ रही है, इनको यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं। किस लिए, कि जो पर्टिकुलर कंट्रोल एक्शंस जो हैं या अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शंस जो हैं उनको फॉर्म किया जा सके। ये जस्ट आपका फीडबैक का काम होता है, या फीडबैक का आप कह लें डेफिनेशन है। सो अगर यहाँ पर आप देखें तो हम कुछ जो टर्म्स मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं उनको यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूं। जैसे कि आरटी क्या है, आरटी है आपकी रेफरेंस इनपुट, उसके साथ साथ यूटी क्या है आपकी, वो है आपकी
एक्चुएटिंग सिग्नल, या फिर आप कह सकते हैं मैनिपुलेटेड सिग्नल। ईटी क्या है यहां पर आपका? ईटी है आपका एरर सिग्नल। उसी के साथ साथ सीटी मैंने आपको बताया था वो थी आपकी कंट्रोल्ड आउटपुट। उसी के साथ साथ बीटी है एक, बीटी मैंने आपको बता ही दिया, वो था आपका फीडबैक सिग्नल। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि कभी ये यूज होंगे तो आपके माइंड में एक सिनेरियो होगा कि हम क्या चीज करना चाहते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ में। तो जनरली हो क्या रहा है इसमें, जो पार्ट ऑफ आउटपुट है उसको हम फीडबैक करा रहे हैं इनपुट पर, यानी कि उसको हम कह रहे हैं बीटी फीडबैक सिग्नल को। तो अगर हम कंपेयर करते हैं रेफरेंस इनपुट आरटी को और फीडबैक बीटी को, यहाँ पे आपको अगर मैं डिफाइन करूं कि हम यहाँ पर आरटी को और बीटी को इनपुट पर यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? एरर सिग्नल मिलेगा कि उनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा। तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि जो ईटी होता है, ईटी है वो है आपका एरर सिग्नल। सो एरर सिग्नल आपका डिपेंड करेगा किस तरीके से, मतलब इसमें हमने जैसे कि फीडबैक के केस में बताया था कि जो फीडबैक है आपका, फीडबैक दो टाइप का हो सकता है। एक है आपका पॉजिटिव फीडबैक और एक है आपका नेगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक के केस में क्या होगा, जब फीडबैक सिग्नल आपका पॉजिटिव होगा तो सिस्टम आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा, और इस केस में ईटी जो होगा, एरर सिग्नल जो होगा, वो होगा आपका आरटी प्लस बीटी। ये आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम क्या होगा, जब आपका फीडबैक सिग्नल नेगेटिव होगा तो सिस्टम आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहलाएगा, और इस केस में जो ईटी होगा आपका वो होगा आरटी यानी कि रेफरेंस इनपुट माइनस बीटी यानी कि फीडबैक सिग्नल। ये आपको ध्यान में रखनी है, कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं। और जो आपकी एरर जो है वो अप्लाई की जा रही है किस पे? कंट्रोलर पर। आपने इस फिगर में भी देखा है कि जो एरर सिग्नल है वो आपके कंट्रोलर पर अप्लाई किया जा रहा है, जो आपका प्रोड्यूस कर रहा है एक्टिवेटिंग सिग्नल या एक्चुएटिंग सिग्नल आप कह लें, ये प्रोड्यूस कर रहा है। और उसके बाद ये सब जा रही है आपकी प्रोसेस को या प्लांट को, और यहाँ से आपकी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से आपको होप कि कॉन्सेप्ट जो है फीडबैक का ये समझ में आया होगा। इसमें हम पहले भी और चैप्टर्स में भी फीडबैक को डिफाइन कर चुके हैं, तो इसका जो एक ओवरव्यू है फीडबैक का वो सिमिलर उन्हीं की तरीके से ही है जो हमने प्रीवियस में डिस्कस किया है। इसमें कुछ और चीजें भी हैं जो मैं यहाँ पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि फीडबैक का इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ फीडबैक। तो छोटी सी कुछ एक टर्म्स है, फीडबैक का इफेक्ट क्या होता है। अब फीडबैक का सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है कि जो गेन है वो रिड्यूस हो जाता है, उसी के साथ साथ सेंसिटिविटी जो है उसमें इंप्रूवमेंट आ जाएगा आपके, और स्टेबिलिटी आपके अफेक्टेड हो सकती है। स्टेबिलिटी जो है वो आपकी अफेक्टेड हो सकती है। अब अगर इसमें हम बात करें तो गेन और स्टेबिलिटी जो है वो आप कहने की डिसएडवांटेज है, जिनको हम दूर कर सकते हैं गेन एम्पलीफिकेशन से और गुड डिजाइनिंग से, ये हम दूर कर सकते हैं। लेकिन इफेक्ट कई बार क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि इफेक्ट क्या होता है, तो गेन आप ध्यान रखिए रिड्यूस होगा, सेंसिटिविटी आपकी इंप्रूव होगी, और स्टेबिलिटी जो है वो अफेक्टेड हो सकती है। तो ये आपका जनरली फीडबैक सिस्टम हो गया है। अगर सिंपल वे में बात करूं तो आपका ओपन लूप सिस्टम आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जी ट्रांसफर फंक्शन हो गया है, आर एस इनपुट है, सी एस आउटपुट है। इनके बारे में हम ट्रांसफर फंक्शन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ एक क्लोज लूप सिस्टम हो सकता है आपका, ये फीडबैक सिस्टम है। सी एस अगर आपकी यहाँ पर आर एस इनपुट आ रही है, रेफरेंस इनपुट, और फीडबैक आपने इंट्रोड्यूस किया है क्लोज लूप सिस्टम में, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। प्लस माइनस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं नेगेटिव और
पॉजिटिव फीडबैक के लिए। तो होप कि जो कॉन्सेप्ट है आपको फीडबैक का ये काफी हद तक क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ साथ एक इनके बीच में थोड़ा सा कंपैरिजन भी बता दूं आपको, ओपन लूप और क्लोज लूप में क्या डिफरेंस होता है, थोड़ा सा आपको जनरल एक आइडिया हो जाएगा। इसमें जैसे कि मैंने बताया है आपको कि कोई फीडबैक नहीं होता है, और इस केस में क्या है, फीडबैक एग्जिस्टिंग होता है, इसीलिए इसमें फीडबैक एलिमेंट भी होता है, और इसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है। इसमें कोई एरर डिटेक्टर नहीं होता है, और इसमें एरर डिटेक्टर प्रेजेंट होता है आपका। ये आप कह लें कि जब एरर डिटेक्टर नहीं है, फीडबैक एलिमेंट नहीं है, तो ये इनएक्यूरेट होगा आपका। और उसी के साथ साथ जो क्लोज लूप सिस्टम है वो आपका एक्यूरेट होता है। ये स्टेबल होते हैं आपके। क्यों स्टेबल होते हैं? क्योंकि इसमें कोई फीडबैक सिस्टम नहीं होता है, और ये आपके स्टेबल नहीं होते हैं, यानी कि अनस्टेबल हो सकते हैं। स्टेबल करने के लिए हम काफी टेक्निक्स यूज करते हैं, लेकिन ये अनस्टेबल हो सकते हैं। ये इकोनॉमिकल होते हैं, सस्ते होते हैं आप कह लें, ये कॉस्टली होते हैं क्योंकि इसमें काफी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आपके एडिशनली ऐड होते हैं। तो ये कुछ आपके इसके बीच में डिफरेंस था जो आपकी होप समझ में आया होगा कि ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम और फीडबैक का कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा हिस्टेरिसिस। हिस्टेरिसिस इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हिस्टेरिसिस क्या है आपकी, कि जो सिस्टम का आउटपुट जो होता है वो आपका कह लें कि डिपेंडेंट होता है आपका प्रेजेंट और पास्ट इनपुट पे, यानी कि टाइम बेस्ड डिपेंडेंस है आपका सिस्टम आउटपुट ऑन प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट, उसको हम हिस्टेरिसिस बोलते हैं। और ये जो डिपेंडेंसी है ये अराइज होती है क्योंकि जो हिस्ट्री जो है वो अफेक्ट करती है आपकी वैल्यू ऑफ इंटरनल स्टेट, यानी कि जो इंटरनल स्टेट की जो वैल्यूज हैं हिस्ट्री उनको अफेक्ट करती है। इससे फायदा हमारा क्या होगा कि जो फ्यूचर आउटपुट्स हैं उनको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और प्रेडिक्ट किस तरीके से कर सकते हैं फ्यूचर आउटपुट्स को, कि या तो हमें उसका इंटरनल स्टेट पता हो या फिर उसकी हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए, तो हम उसका फ्यूचर जो उसके आउटपुट होंगे उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आपका हिस्टेरिसिस का एक मैंने ओवरव्यू दिया है, हिस्टेरिसिस होता क्या है। लेकिन अगर कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो कंट्रोल सिस्टम में हिस्टेरिसिस जो है वो यूज किया जा सकता है सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए। किस तरीके से? ताकि जो आपकी आउटपुट है वो लेस रैपिडली रिएक्ट करे, यानी कि जैसा जिस वे में हम चाहते हैं कि उतनी तेजी से रिएक्ट नहीं करती है बल्कि उससे कम वे में रिएक्ट करेगी। ये आप समझ लें कि कॉन्सेप्ट है कंट्रोल सिस्टम में हिस्टेरिसिस का। वो किस वजह से होगा? ये क्योंकि जो हिस्ट्री है आपकी उसको अकाउंट में रखेगा, या आप कह लें हिस्ट्री अगर आपको पता होगी तो आप फ्यूचर जो आपके आउटपुट्स हैं उनको प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हिस्टेरिसिस का आपका एक ओवरव्यू दे दिया है मैंने कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज कीजिए आपका एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट जो है वो आपका कंट्रोल कर रहा है हीटर को। हीटर को मतलब सपोज कीजिए दो टेम्परेचर हैं ए और बी। अब जो थर्मोस्टेट जो है कि वो अगर आपका टेम्परेचर ए से बिलो चला जाता है तो ये इसको ऑन कर देगा, और अगर टेम्परेचर आपका बी से बढ़ जाता है या राइज कर जाता है तो ये इसको ऑफ कर देगा। अगर सपोज कीजिए हम एक बंदा है जो ये चाहता है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेंटेन रहना चाहिए मेरा टेम्परेचर, थर्मोस्टेट इसका ये काम करे, तो हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट को इस तरीके से सेट करेंगे कि जब आपका टेम्परेचर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो हो जाए तो ये इसको ऑन कर देगा, और जब आपका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाए तो ये इसको ऑफ कर देगा। तो ये इस तरीके से थर्मोस्टेट आपका वर्क करेगा। सो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि ये हिस्टेरिसिस का एक एग्जाम्पल है। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है। हिस्टेरिसिस के बारे में आप ये समझ लें कि जनरली है क्या कि आउटपुट जो है वो आपका बहुत ही मतलब लेस रैपिडली वर्क करेगा या रिएक्ट करेगा, वो आपका हिस्टेरिसिस है अगर हम बात करें कंट्रोल सिस्टम की। तो ये आपको एक मैंने जनरल ब्रीफ आइडिया दे दिया है हिस्टेरिसिस क्या होता है कंट्रोल सिस्टम में। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, फिर भी अगर ये हमारे सिलेबस में मेंशन है तो यहाँ पे मैंने आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दिया है। होप की समझ में आया होगा।
उसके बाद है हमारा लीनियर कंट्रोल सिस्टम। अब लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? लीनियर सिस्टम जनरली होते क्या हैं? वे सिस्टम होते हैं जो आपके सुपरपोजिशन और उसी के साथ साथ प्रोपोर्शनैलिटी इन दो प्रिंसिपल्स को जो ओबे करते हैं या उनका पालन करते हैं वो आपके लीनियर सिस्टम कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर आपकी इनपुट जो है वो x1 है और वो प्रोड्यूस कर रही है y1 आउटपुट, उसी के साथ साथ अगर प्रोपोर्शनैलिटीज में थ्योरम लगाएं तो अल्फा x1 इनपुट जो है वो प्रोड्यूस करेगी अल्फा y1 आउटपुट। ये आपका प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल होता है, थ्योरम होता है। इसी के साथ साथ अगर आपकी बीटा x2 इनपुट है और वो प्रोड्यूस कर रही है आपकी बीटा y2 आउटपुट को, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अल्फा x1 प्लस अल्फा x2, या आप कह लें इसको बीटा अगर लिया है हमने तो बीटा x2, ये है ना आपका अल्फा x1 प्लस बीटा x2 जो है वो प्रोड्यूस करेगा आपका अल्फा y1 प्लस बीटा y2। ये आपका लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल सी बात ये है कि लीनियर सिस्टम में होंगे अगर आपका इनपुट x1 प्रोड्यूस कर रहा है y1 आउटपुट को और x2 इनपुट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है आपकी y2 आउटपुट को, तो कोई भी इनपुट अल्फा x1 प्लस बीटा x2 वो प्रोड्यूस करेगा अल्फा y1 प्लस बीटा y2 आउटपुट को। ये सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है लीनियरिटी का। और जो लीनियर सिस्टम्स होते हैं वो आपके जनरली हम मैथमेटिकल टूल्स जैसे हो गए हैं, जैसे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, फोरियर है, वहां पर हम यूज कर सकते हैं। तो होप कि आपको समझ में आया होगा कि लीनियर सिस्टम क्या है, लीनियरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नॉन लीनियर सिस्टम जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, वो हमारे सिलेबस में भी इसमें मेंशन नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि जो आपके लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे नहीं करेंगे तो वो आपके नॉन लीनियर सिस्टम में फॉलो करेंगे। तो होप कि जो लीनियर कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद है हमारा सेल्फ रेगुलेटिंग एंड नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम। ये भी आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको ओवरव्यू मिल जाएगा ताकि आपको ये समझ में आ सके। तो इसमें सबसे पहली एक टर्म है उसको आप समझ लीजिए, वो है बैलेंस्ड कंडीशन। अब बैलेंस्ड कंडीशन क्या होती है आपकी? आइडियली क्या होता है, ये किसी भी प्रोसेस के लिए जरूरी होता है कि वो एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करे कि जहां पे आउटपुट एनर्जी जो है वो आपकी इनपुट एनर्जी के इक्वल हो। ये आप ध्यान रखें। आइडियली क्या होता है कि ये डिजायरेबल होता है किसी भी प्रोसेस सिस्टम के लिए कि वो डेवलप करे आउटपुट एनर्जी जो कि आपकी इनपुट एनर्जी के इक्वल हो। और जब भी ऐसा कुछ अकर होता है, ऐसा कुछ होता है या प्रोसेस जो है वो आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन में पहुंच जाता है, तो इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन भी कह सकते हैं हम, या इन सिंपल वर्ड बैलेंस्ड कंडीशन भी कह सकते हैं। या आप समझ लें बैलेंस कंडीशन क्या है कि जब आउटपुट एनर्जी जो है वो इनपुट एनर्जी के इक्वल होगी तो वो बैलेंस कंडीशन या स्टेडी स्टेट कंडीशन आपकी कहलाएगी। और कोई भी जो चेंज होगा इनपुट में या फिर आउटपुट एनर्जी में तो वो अपसेट कर देगा इस कंडीशन को, या इस बैलेंस्ड कंडीशन को अपसेट कर देगा अगर इनपुट एनर्जी में या आउटपुट एनर्जी में कोई भी चेंज होता है। लेकिन बैलेंस कंडीशन में दोनों इक्वल होने चाहिए। ये आपका बैलेंस कंडीशन का एक मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। अब हम बात करेंगे सेल्फ रेगुलेशन की या सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम की। जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ कि ये मेरा एक स्टोरेज टैंक है या वाटर स्टोरेज टैंक है। ये वाटर सोर्स है और ये इनफ्लो हो रहा है, और जो इनफ्लो हो रहा है ये मैनुअली कंट्रोल वॉल्व है, ये यहाँ पर लगी हुई है, ये मैनुअली कंट्रोल वॉल्व है। इसको मैं अगर ऑन करता हूँ या ऑफ कर सकता हूँ मैनुअली, ताकि इनफ्लो के रेट को मैं घटाया बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है
और ये आपका वाटर लेवल है। तो कुछ सिस्टम की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है सेल्फ रेगुलेशन की, यानी कि वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, वो कंटिन्यूसली बैलेंस कंडीशन प्रोड्यूस करते रहते हैं। जैसे कि इस फिगर में अगर आप देखें तो आउटफ्लो जो है लिक्विड का वो इक्वल होगा, यानी कि जो आउटफ्लो है वो इक्वल होगा आपके इनफ्लो के, मतलब और इनफ्लो कब इक्वल होगा, ये कंट्रोल वॉल्व से हम रेगुलेट करेंगे या कंट्रोल करेंगे। अब सपोज कीजिए अगर मैं वॉल्व, ये जो है वॉल्व, इसको मैं ज्यादा ओपन कर दूं, अगर ओपन में इसको ज्यादा कर दी है तो इस केस में क्या होगा, इनफ्लो जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जब इनफ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, जो बॉटम में जो प्रेशर है, बॉटम में जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देगा। अब जब ये बॉटम में प्रेशर को इंक्रीज कर देगा तो इस जो सेल्फ रेगुलेशन की कैपेबिलिटीज होती हैं उस केस में क्या होता है कि कुछ लिमिट्स भी होती हैं। मतलब एक लिमिट्स क्या होती हैं कि जो लिक्विड का फ्लो जो है इस केस में वो खुद को रेगुलेट करता रहेगा। और वो लिमिट्स क्या हो सकती हैं, फिजिकल लिमिट्स वो क्या हो सकती हैं, या तो आप कह लें कि जो स्टोरेज टैंक है उसका साइज हो सकता है कि उसका साइज ही मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है कि इनफ्लो अगर ज्यादा भी हो जाए तो मेरे सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ने का, यानी कि ओवरफ्लो नहीं होगा या फिर जो आपका वाटर लेवल है बहुत ज्यादा डाउन नहीं होगा। एक तो ये कह सकते हैं कि डेप्थ और साइज जो है स्टोरेज टैंक की वो इसकी एक लिमिट हो सकती है। तो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम जो है वो इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि वो खुद को एक बैलेंस कंडीशन में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको एक सेल्फ रेगुलेशन कंट्रोल सिस्टम का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। होप कि समझ में आया होगा। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ताकि एक आइडिया आपके माइंड में रहे कि हम अगर ये टर्म्स कहीं पे यूज हो रही हैं तो इनका मतलब क्या है। उसी के साथ साथ नेक्स्ट है मेरी आपकी जो है नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम। तो नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग कंट्रोल सिस्टम में क्या है, इसी फिगर को अगर हम रीड्रॉ करें, यानी कि यहाँ पर सेम यही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या है एक पंप लगा दिया है। ये आप यहाँ पे समझ लें, ये आउटफ्लो होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो मैंने पंप लगाया है ये आप कह लें ये है आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, या आप यहाँ पे जो फ्लो होगा वो आप कह लें कि वो होगा कांस्टेंट आउटफ्लो। अब नॉन सेल्फ रेगुलेटिंग टाइप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि जो आउटफ्लो है उसको मैंने लिमिट कर दिया। इस केस में क्या था कि वो सेल्फ रेगुलेट कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या किया मैंने, आउटफ्लो को क्या है मैंने फिक्स्ड कर दिया या लिमिटेड कर दिया है। अब इस केस में क्या होगा, जो आउटफ्लो है उसको हमने लिमिटेड कर दिया है एक फिक्स्ड वैल्यू पे, यानी कि जो आपका ये पंप लगा हुआ है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा आउटफ्लो को, एक कांस्टेंट स्पीड पर ही आउटफ्लो हो सकता है आपका। इस केस में क्या होगा, जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है वो कब तक इक्वल होगा, यानी कि अगर सपोज कीजिए मैंने इस केस में मैनुअल वॉल्व से कंट्रोल जो आपका इनफ्लो है उसको बढ़ा दिया है, तो इस केस में क्या होगा आपका, अब जो आपका आउटफ्लो है वो तो कांस्टेंट है तो वो तो उतना ही वाटर निकालेगा, लेकिन अगर इनफ्लो बढ़ा दिया है तो ये आपका बाहर निकलने लग जाएगा वाटर, या ओवरफ्लो होने लग जाएगा। तो इस केस में आप ये कह लें कि ये खुद को सेल्फ रेगुलेट नहीं करेंगे, और अगर हम इसको सेल्फ रेगुलेशन चाहते हैं तो इसमें एडिशनल कंट्रोल प्रोसेस यूज करने पड़ेंगे ताकि हम मेंटेन कर सकें टैंक के लेवल को। और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव सेल्फ रेगुलेशन भी कहते हैं। और जो नेगेटिव सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम जो होते हैं इनकी एक टेंडेंसी होते हैं कि हमेशा इम्बैलेंस की कंडीशन में बढ़ते हैं। ये आप ध्यान रखिए कि इनकी टेंडेंसी है कि इम्बैलेंस की जो आपकी कंडीशन है उसकी साइड में ये बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है आपके सेल्फ रेगुलेशन का और नॉन सेल्फ रेगुलेशन का, होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है प्रोसेस टाइम लैग। अब मोस्टली जो प्रोसेस यूज होते हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में वो हमेशा अच्छा परफॉर्म कब करेंगे कि जब भी जो आपके वेरिएबल्स हैं, जो आपके वेरिएबल्स जो हैं अगर हमने उनको एक सर्टेन लिमिट्स में रखा हुआ है तभी जो आपके प्रोसेस जो यूज हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर वेरिएबल्स को हमने लिमिटेड किया हुआ है। अब जो प्रोसेस वेरिएबल हैं वो चेंज हो सकते हैं, किस तरीके के चेंज उनमें आ सकते हैं,
तो जब भी इनमें कोई चेंज आता है तो जनरली होगा क्या कि कुछ टाइम लेते हैं ये कि ताकि वो खुद को करेक्ट कर सके। यानी कि जब भी आपके प्रोसेस वेरिएबल में कोई चेंज आएगा तो प्रोसेस कुछ टाइम लेंगे उसको करेक्ट करने के लिए। तो जो प्रोसेस टाइम लैग है वो आप कह लें कि एक तरीके की लिमिट है जो आपका सिस्टम लेता है खुद को करेक्ट करने के लिए। यानी कि बैलेंस कंडीशन को आपकी प्राप्त करने के लिए, यानी कि अगर कोई सपोज कीजिए कोई वेरिएबल आपका अकर हुआ है किसी प्रोसेस में, तो कोई भी प्रोसेस कुछ टाइम लेगा ताकि वो उसको बैलेंस कंडीशन में ला सके। उसी को हम कहते हैं आपका प्रोसेस लैग टाइम। तो कुछ इसके जो यूज हो सकते हैं या इसके जो कॉजेज हैं, मेनली पहले कॉजेज की बात करते हैं। तो इसके कॉजेज में सबसे पहले हो गया है इनर्शिया। इनर्शिया हो सकता है इसका कॉज। एक हो गया है आपका कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, और एक है डेड टाइम। ये कुछ इसके कॉजेज होते हैं प्रोसेस लैग टाइम के। इनर्शिया जनरली अगर कुछ एक आपको ओवरव्यू देता हूं इन सभी के बारे में। इनर्शिया क्या है? कॉमन टाइम लैग कंडीशन है जो कि क्या होता है कि प्रोसेस की एक एबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूसली एक सर्टेन स्टेट में रहना चाहता है, इवन अगर कोई चेंज भी अकर हो गया है। यानी कि एक ही कंडीशन में रहना चाहता है, कि उसकी कुछ एबिलिटी होती है कि वो एक ही कंडीशन में रहना चाहता है। अगर कोई आपका चेंज भी अकर हो चुका है तो वो एक इनर्शिया कंडीशन कहलाती है। कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस के आपके दो एक तरीके से कह ले पार्ट होते हैं। एक हो गया आपके कैपेसिटी और एक हो गया है इसका रेजिस्टेंस। तो कैपेसिटी क्या है? टाइम लैग की कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि जो मतलब एक एबिलिटी है जिसमें हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं या फिर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल को भी स्टोर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जनरली है कि जिसमें ये अपोज करता है, यानी कि जो कुछ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है ना या फिर ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होता है प्रोसेस में, उसको अपोज करता जो है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटी मिल जाते हैं, क्या बताया मैंने, जब रेजिस्टेंस और कैपेसिटी ये आपके कंबाइन हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं टाइम लैग आपका। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपको होप समझ में आई होंगी। इसके बाद एक और मेरी टर्म है डेड टाइम। डेड टाइम क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें किसी भी प्रोसेस को एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में चेंज होने में जो टाइम लगता है उसको हम कहते हैं डेड टाइम। तो होप कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और शेयर कीजिए हर स्टूडेंट के साथ में जिनके लिए आप समझते हैं कि लेक्चर्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। पसंद आया है तो लाइक कीजिए। कोई क्वेरी या डाउट है तो हमें आप मेल भी कर सकते हैं class.flyhigh@gmail.com पर। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।